हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फोटोशॉप की फाइल से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैसे कॉम्पोजिशन हम क्रिएट करते हैं, तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि इलस्ट्रेटर का प्रोजेक्ट से मतलब .ai फाइल से हम कैसे कॉम्पोजिशन को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको जो है यहाँ पर टॉपिक्स बता देता हूँ। जो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको क्या क्या जो है सीखने को मिलेगा। देखिए, जैसा कि आज का टॉपिक है क्रिएटिंग कॉम्पोजिशन फ्रॉम इलस्ट्रेटर फाइल इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो जब भी हम एक इलस्ट्रेटर में कोई भी एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो जो लेयर सिस्टम है इलस्ट्रेटर के अंदर कैसा होता है और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैसा होता है। और दूसरा, यहाँ पर एक रिलीज टू लेयर सीक्वेंस का ऑप्शन होता है इलस्ट्रेटर, बहुत हेल्पफुल होता है ऑब्जेक्ट्स को जो है क्विकली लेयर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसके बाद हम इन्हीं चीज़ों के अंदर काम करते हुए देखेंगे कि इलस्ट्रेटर की लेयर्स के साथ कैसे हम इजीली काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास कुछ कन्वर्ट टू शेप एंड कोलैप्स ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब भी हम इलस्ट्रेटर से कुछ अपने प्रोजेक्ट को जो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट करते हैं। फिर एट द लास्ट ऑफ दिस सेक्शन जो आपको जो मेन जो सीखने को मिलेगा, जो डिफरेंस होता है जब इलस्ट्रेटर से आप एक प्रोजेक्ट को आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट करते हैं और जब फोटोशॉप से जब आप एक प्रोजेक्ट को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल पार्ट। तो मैं पहले आपको यहाँ पर अपना इलस्ट्रेटर का जो है फाइल दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पर जो है क्रिएट किया हुआ है। देखिए, अब मैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर के ऊपर आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर के ऊपर आ गया। देखिए, ये मेरा फाइल बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फाइल है ये बना हुआ है एक लेयर के अंदर। यहाँ पर ये लेयर 1 है। तो देखिए, अब पॉइंट ये आता है कि जब आप इलस्ट्रेटर के अंदर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर ना एक सिंगल लेयर होता है। आपको हर बार न्यू लेयर क्रिएट करना होता है अगर आपको सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लेयर के अंदर जो है क्रिएट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सैम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, अब मैं यहाँ पर आके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली क्या ना, ये एक लेयर 1 बना हुआ है। इस लेयर 1 के अंदर ये जो रेक्टेंगल है ये क्रिएट हो रहा है। जितनी बार मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा हर बार ये जो मेरा जो रेक्टेंगल है ये लेयर 1 के अंदर ही जो है ऐड होता रहेगा। अगर मुझे ये रेक्टेंगल अलग लेयर पर क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, पहले एक अलग लेयर जो है वो क्रिएट करना होगा। तो अलग लेयर का मतलब है आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये जो क्रिएट न्यू लेयर ऑप्शन है, आप देखिए लेयर 2 सिलेक्टेड है। अब जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो मेरा लेयर 2 के अंदर जो है आके जो है वो विजिबल होगा। ठीक है, तो गाइस पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मैं इस लेयर को जो है लेयर 1 को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जब मैं ले जाके देखता हूँ तो वो किस तरीके से जो वहाँ पर विजिबल होता है, कैसे आप इस लेयर के एलिमेंट्स को जो है वहाँ पर जो है एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो है दिखाता हूँ यहाँ पर डिफरेंस की। जब आप इलस्ट्रेटर के अंदर एक सिंगल लेयर के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर देते हैं, जब आप वही एक सिंगल लेयर वाली फाइल को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप ले जाते हैं तो वो किस तरीके से विजिबल होता है और क्या हम वहाँ पर भी उसके अंदर जो सब ऑब्जेक्ट्स है, सब लेयर्स है, हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पर हमेशा की तरह हम सबसे पहले एक अपना प्रोजेक्ट को जो है सेव कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ से गया, ये मेरा लेसन असेट्स फोल्डर है, इसके अंदर मैंने रखा। अभी मैं आपको जो है ये जो टाइपोग्राफी वाला जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली टाइप आर्ट जो है, इसके नाम से मैंने इसे सेव कर लिया। अब जैसा कि आपको पता है आपको इंपोर्ट करना हो तो आप आएंगे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, यहाँ राइट क्लिक करेंगे इंपोर्ट फाइल। ठीक है, अब इसके बाद आपने अपने इलस्ट्रेटर वाला जो डॉक्यूमेंट है इसे Ctrl+S आप सेव कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये सेविंग आ रहा है, सेव हो गया। देखिए यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब होता है वो सेव नहीं हुआ है, अब एस्ट्रिक हट गया, इसका मतलब डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब मैंने टाइपोग्राफी पे डबल क्लिक किया, ये टाइपोग्राफी वाला फाइल है, देखिए ये मेरा आ गया यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर क्या है ना, ये मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये ना सिंगल लेयर की तरह आ गया। बट मुझे क्या है, जैसे हमने लास्ट क्लास अपना फोटोशॉप वाले क्लास के अंदर भी देखा था, जब फोटोशॉप का फाइल लेके आते हैं तो अलग अलग लेयर्स के अंदर आना चाहिए। देखिए जब आप डबल क्लिक करते हैं, जब यहाँ पर ये इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट को आप डबल क्लिक करो ना तो सीधा का सीधा ये फुटेज की तरह आ गया। तो वो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको फुटेज, कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज वाला ऑप्शन बताए थे वो आपके पास ना यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप पहले यहीं से कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज को क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट को या कॉम्पोजिशन की तरह
इंपोर्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ टाइपोग्राफी पे। अब यहाँ पर मेरा देखिए ये सेम टू सेम इलस्ट्रेटर का जो डॉक्यूमेंट है, जो मेरा ये टाइपोग्राफी है, वो यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर क्या है, इंपोर्ट हो गया। तो गाइस अब फंडा क्या है, अब मुझे अगर इलस्ट्रेटर के अंदर अगर कुछ एडिट करना हो तो मैं किसी भी एलिमेंट को यहाँ सेलेक्ट करके, या फिर यहाँ पे मिलता है हमें ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उसकी हेल्प से मैं ये ए को सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसको एडिट कर सकता हूँ, उस ए का जो साइज़ है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। बट अगर अब यही काम मुझे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर करना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिंगल लेयर है। इसका मतलब क्या है, ये सिंगल लेयर है। अब मैं इसको मूव करूँगा तो यहाँ से एक्स एक्सिस के अंदर ये एक बार मूव हो रहा है, और यहाँ से मैं जाता हूँ ये वाई एक्सिस के अंदर जो है ये पूरा लेयर मूव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरे पास यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं इसके ये जो टाइपोग्राफी है इसके सभी एलिमेंट्स को जो है अलग अलग जो है एडिट कर सकूँ। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं लेयर स्ट्रक्चर का। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बताया ना, नीचे दिया हुआ ये कन्वर्ट टू शेप एंड कोलैप्स ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर ना अब आपका ये जो कन्वर्ट टू शेप वाला जो ऑप्शन है ये काम आएगा अगर आपको इलस्ट्रेटर की जो है आप लेयर्स को यहाँ पर लेके आए। अगर एक सिंगल लेयर है, आपको इलस्ट्रेटर की तरह आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पर ये सब लेयर्स भी जो है देखना है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ये लेयर सिलेक्टेड होगा, आप यहाँ पर इसके ऊपर जो है राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन आएगा क्रिएट, आप क्रिएट पे जाके क्लिक कर देंगे क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर। जैसे आप क्लिक करेंगे ना क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने आप आफ्टर इफेक्ट्स ने एक नया लेयर बना दिया है, टाइपोग्राफी लेयर को बंद कर दिया है। अब इस नया लेयर के अंदर देखिए क्या है, इट्स लाइक अ मैजिक कि अब आप इस लेयर के अंदर जाएंगे ना तो आप देखोगे यहाँ पर आपको बहुत सारा जो है लेयर्स मिल जाएगा। अभी आपको बहुत सारा यहाँ पर क्या है, ग्रुप्स मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ग्रुप को ओपन करोगे तो ग्रुप के अंदर जो आपको पाथ भी मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इतना सारा जो मैंने ये जो लेयर, ये जो ऑब्जेक्ट्स बनाया था ना, ये जो कंपाउंड पाथ मैंने क्रिएट किया था, उसने हर एक एक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक एक जो है ग्रुप बना के मुझे यहाँ पर जो है दे दिया है। देखो जैसे अगर मैं इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से ग्रुप 1 को ये सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पर आओगे ना, ग्रुप 1 के अंदर आपका जो है ये अदर्स का जो है एस है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जूम टूल लिया, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं जूम करता हूँ। अब एच प्रेस करके मैंने हैंड टूल लिया और अपने डॉक्यूमेंट्स को मैं यहाँ पर पैन कर लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको विंडो को और एडजस्ट कर रहा हूँ। देखो आप देख सकते हो ग्रुप 1 का मतलब क्या, एस, तो यहाँ पर ये जो एस है गाइस ये सिलेक्ट हो गया, राइट, ये एस मेरा सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर अगर मुझे इस एस को एडजस्ट करना है तो मुझे जाना होगा ग्रुप 1 के अंदर, इस ग्रुप 1 का भी ट्रांसफॉर्म ग्रुप 1 है, फिर यहाँ पर जाके इसके स्केल को ना मुझे एडजस्ट करना होगा, फिर जाके आपका ये जो एस है ये एडजस्ट होगा। मतलब क्या हुआ, आपने इलस्ट्रेटर के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वहाँ पर एक सिंगल लेयर के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। जब आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लेयर आएंगे उसके अंदर नहीं दिखेगा जब तक आप ये कन्वर्ट टू शेप के ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने क्या करा था, सिंपली लेयर के ऊपर सेलेक्ट करके मैं यहाँ से क्या था, राइट क्लिक करके लेयर के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक क्रिएट में जाके आया था कन्वर्ट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर। तो उसने क्या है, मेरा वो जो वेक्टर लेयर था उसकी क्या बना दी, शेप्स बना दी। तो देखिए जब लेयर्स के साथ हम काम करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर, पहला चीज तो आपका आता है ये कन्वर्ट टू शेप वाला। अगर आप यहाँ पर सिंगल लेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वही सिंगल लेयर ही आपको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर चाहिए। तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप उस सिंगल लेयर के होते हुए भी कैसे उसके सभी एलिमेंट्स को अलग अलग जो है एडिट करेंगे। तो यहाँ अभी हमने देखा हमारा जो लेयर सिस्टम है इलस्ट्रेटर के अंदर, जब वही हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम ले जाते हैं, हमें किस तरीके से जो है दिखता है। देखिए अब यहाँ पर जो हमारा एक जो बहुत हेल्पफुल ऑप्शन है जिसे कहते हैं रिलीज टू लेयर्स सीक्वेंस, अब ये कैसे हेल्प करता है, देखिए अभी इस ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर ना मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए ना कि ये इतने सारे जो ग्रुप्स है ना, या आप यहाँ पर आओगे, जैसा आप देख सकते हो इतने सारे ग्रुप्स है। अगर ये बेटर है कि मेरा ये सभी ग्रुप्स का अगर एक एक लेयर हो ना यहाँ पर तो ज़्यादा सही रहेगा। 45 ग्रुप्स है, 45 लेयर्स हो जाएगा, तो हर एक लेयर को पिक करके आपको पता उसे एडिट करना आसान है। क्योंकि जब हमारा यहाँ पर मूव टूल हम लेते हैं, मूव टूल क्या करता है, वो लेयर को मूव करता है।
तो इसमें क्या होगा, अगर आपका अलग अलग लेयर होगा ना, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कैनवस के अंदर आप अलग अलग लेयर को मूव कर सकते हो। जैसा कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर आप यहाँ पर जाते हैं, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, किसी भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब किसी भी आप अपनी ये जो लेयर है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पर ये ब्लू कलर का स्क्वायर है, ये इंडिकेट कर रहे हैं, सीधा आप यहाँ पर अपने कैनवस के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यही चीज़ ना अब अपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी चाहिए, मतलब ये सारा जो कंपाउंड पार्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये सब मुझे अलग अलग लेयर्स के अंदर चाहिए, राइट। तो वही जो लेयर्स है, आपको क्या करना है, पहले इलस्ट्रेटर के अंदर ही सभी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, मतलब सभी पाथ का लेयर्स बना देना है, फिर उसे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट की तरह इंपोर्ट करना है। देखिए, अभी जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ये तरीका आपके आने वाले टाइम में जब भी आप इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट्स को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके जाएंगे, आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। क्योंकि हमेशा जब भी किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइन हो, चाहे वो इन्फोग्राफिक डिज़ाइन हो, लोगो डिज़ाइन हो, या फिर वो टाइपोग्राफी को मुझे एनिमेट करना हो, तो उस केस में जो जो एलिमेंट्स को मुझे एनिमेट करना होता है, वो सारे एलिमेंट्स आपके जो 2D जो सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर है या फोटोशॉप है, उसके अंदर अलग अलग लेयर्स के अंदर होना चाहिए, तभी आप उसको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाकर जो है एनिमेट कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हम देखते हैं आपका रिलीज टू लेयर्स सीक्वेंस वाला ये जो ऑप्शन है। देखिए, अभी रिलीज टू लेयर सीक्वेंस ये जो ऑप्शन है, अभी क्यों जरूरी है और कैसे हम इसे यूज करते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रेडिशनल मेथड। अब देखिए, ये जो कंपाउंड पाथ 1 है ना, मुझे इसे अलग लेयर में लेके जाना है। मुझे क्या करना होगा, यहाँ लेयर 1 पे जाऊंगा, क्रिएट न्यू लेयर, नया लेयर क्रिएट हो गया। अब ये कंपाउंड पाथ को पिक करूंगा, ऐसे ही जाके ड्रॉप कर दूंगा, ये बन गया एस का लेयर। तो गाइस, अब पॉइंट क्या आता है ना, ये इतना सारा जो दूसरा 44 या पाथ बने हुए हैं, इन सबको ऐसे करना है। तो अब मैनुअली करना इस टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, पूरा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन काम आएगा, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस, जो एक क्लिक के साथ ये सभी पाथ को जो है लेयर्स के अंदर बदल देगा। देखिए, मैं यहाँ पर अंडू करता हूँ, ये रिलीज टू लेयर सीक्वेंस ये आपके हमेशा काम आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से जाके चूज करेंगे रिलीज टू लेयर सीक्वेंस। देखिए, ये एक मैजिक है, इसने सभी पाथ का आपका लेयर्स बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपली मुझे सभी लेयर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे ड्रैग करके ये लेयर बन के ऊपर ले जाऊंगा। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सभी लेयर्स जो है बहुत आसानी से रिलीज टू लेयर सीक्वेंस ऑप्शन की हेल्प से क्रिएट कर दिया। अभी क्या हुआ है, अभी ये हर एक ऑब्जेक्ट का गाइस अलग अलग लेयर बन गया है। अब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मैं लेके जाऊंगा तो मुझे इन्हें एनिमेट करना जो है वो आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, ये 44 लेयर्स हो गया। आप 44 लेयर्स को और अच्छे से ऑप्टिमाइज भी आप इससे यहाँ पर करके रख सकते हैं। तो वो चीज़ जो है ना, बात आती है वर्किंग विद लेयर्स, जब आप लेयर्स के साथ आप काम कर रहे होते हैं। देखिए, अभी क्या हुआ, यहाँ पर आपका ये जितना भी जो लेयर्स है, मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रोजेक्ट को सेव कर लिया। मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाके दिखाता हूँ वहाँ कैसे शो होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इन दोनों को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, राइट क्लिक इम्पोर्ट फाइल, राइट क्लिक इम्पोर्ट फाइल, यहाँ से आप पिक करेंगे टाइपोग्राफी, इम्पोर्ट एज कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज। देखिए, आई थिंक गाइस ये 3 ऑप्शन अब आपको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको इन तीनों ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज या फुटेज, तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जो था क्रिएटिंग कॉम्पोजिशन फ्रॉम फोटोशॉप फाइल इन आफ्टर इफेक्ट, जिसमें आपको ये तीनों ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जब भी कोई भी फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना होता है, उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर इंपोर्ट काइंड जो है वो रखते हैं, कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज, फिर आप उसे इंपोर्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे ना, नाउ यू कैन सी, अब मेरे पास सारा का सारा अलग अलग लेयर्स आ गए। तो देखिएगा, अब ये इतना सारा जो लेयर्स है ना, अब इसको यहाँ पर आपके पास आ गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसा लेयर्स आपके पास उसके अंदर था वैसा यहीं पर है। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था
ये इलस्ट्रेटर के अंदर मैं जा रहा था, मैं आसानी से यहाँ पर क्लिक कर रहा था, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है ना, मुझे एनिमेट करना है, तो वो मेरे लिए जो है यहाँ पर इजी होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ उनको मूव करना, उनके ऊपर काम करना, तो वो चीज़ मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कर दी है। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका रिलीज टू लेयर सीक्वेंस का जो है ऑप्शन है। अब बात आती है वर्किंग विद लेयर्स इन इलस्ट्रेटर। जब भी आप लेयर्स के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको लेयर्स को रीनेमिंग जरूर करना है और दूसरा उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। देखिए अब यहाँ पर हम आएंगे ना, यहाँ पर ये लेयर 1 2 3 4 ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा कि विच लेयर इज सी, विच लेयर इज वट, कौन सी लेयर में आर्ट लिखा है, कौन सी लेयर में इज है, कौन सी लेयर में नो लिखा है। रीनेम तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, बट पॉइंट क्या होता है, आपको यही चीज पहले से इलस्ट्रेटर में करके लेके चलना है। अभी मैंने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज नहीं किया सो डेट आप डिफरेंस समझ सके, क्योंकि देखिए जब भी एक बिगिनर जो है स्क्रैच से इलस्ट्रेटर के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है, वो अच्छे से वहाँ पर अपना डिज़ाइन सेंस का यूज़ करके पूरा एक डिज़ाइन तो क्रिएट कर देता है। उसने वहाँ पर एक इमेज के लिए डिज़ाइन तो क्रिएट कर दिया, बट फंडा है गाइस, अब उसे उस डिज़ाइन को ना एनिमेट करना है। तो जब आप एनिमेट करते हैं तो आपको एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है ना उसकी लेयर्स को ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, तो वहां पर ये जो रिलीज टू लेयर्स सीक्वेंस का जो ऑप्शन है वो आपके बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, लेयर्स को ऑप्टिमाइज करके रखना, वो आपकी हेल्प करेगा। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने बताया, वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज किया जाता है सो डेट इजीली हम प्रोजेक्ट पर काम कर सके। अगर उस वर्क फ्लो के अंदर लेयर्स भी ऑप्टिमाइज होगा तो आसानी से आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकेंगे। आप ऑप्टिमाइज या कब करेंगे, जब आपने डिज़ाइन बनाया है, डिज़ाइन बनाने के बाद आपको ये सोचना होगा किस तरीके से आपको इसमें एनिमेशन करनी है। देखिए मान लीजिए मैं इसमें एनिमेशन करता हूँ कि जो आर्ट है वो लेफ्ट साइड से फ्रेम के अंदर ऐसे आता है कि आर्ट है, कल को मैं इसके ऊपर एनिमेशन करूँगा ऐसे लेफ्ट साइड से आता है। बट अभी क्या ना, पूरे आर्ट को मुझे मूव करना है, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ART तीनों अलग अलग लेयर में है, तो आप यहाँ पर प्री कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडा क्या है, प्री कंपोज में कब करूंगा, जब मुझे ART तीनों को अलग अलग एनिमेट करना है। मुझे अलग अलग एनिमेट तीनों को नहीं करना है, मुझे सिर्फ इन तीनों को एक साथ लेके आना है। तो बेटर है कि आफ्टर इफेक्ट्स इलस्ट्रेटर के अंदर भी एक लेयर के अंदर होना चाहिए। देखो मैं यहाँ से सोलो करता हूँ तो आप देखोगे वो T का एक लेयर है। तो गाइस अब ऑप्टिमाइज में बात आती है, अब मैं यहाँ पर जाऊंगा ना, ये ART, यहाँ पर आप देखोगे तीनों को सिलेक्ट किया, ये 3 लेयर्स आ गया। तो आपको अब सिंपल सा एक चीज करना है, ये जो आपका 41 है इसको सिलेक्ट करके जो है आपको यहाँ से डाल देना है इसके अंदर, ये 41 के अंदर, तो वो उस लेयर के अंदर आ जाएगा। इलस्ट्रेटर का फायदा क्या होता है, ये एक लेयर के अंदर जो है सब लेयर को जो है क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो मैं आपको जो है अभी यहाँ पर इससे भी एक आसान मेथड बताता हूँ कि वहाँ इलस्ट्रेटर के अंदर जो है किस तरीके से आप लेयर्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये था गाइस आपका रिलीज टू लेयर सीक्वेंस का ऑप्शन। तो अभी हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ना मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट को कैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लाने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर आ गए, इसको ना मैं यहाँ पर अंडू कर देता हूँ, मैं वापस कंपाउंड पाथ के ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है ना, ये जो बैकग्राउंड में मैंने ART लिखा हुआ है, इस ART को मैंने सिलेक्ट किया। अगर हम यहाँ Ctrl+2 प्रेस करते हैं तो वो लॉक हो जाता है सिलेक्टेड लेयर। अभी यहाँ पर अगर मैं यहाँ से अपना ये लेसो टूल यूज़ करूँ, ठीक है, या फिर इन तीनों के ऊपर जो है यहाँ से ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, इन तीनों को सिलेक्ट कर लो, देखिए सिलेक्ट हो गया। Ctrl+G करूँगा तो वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ना ग्रुप हो जाएंगे। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही सबको Ctrl+G करके ग्रुप करते जाना है। ये NOT, इसको मैंने क्या करा, ग्रुप कर दिया। तो अभी मैंने यहाँ पर देखे इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, Ctrl+G, ये नॉट का एक ग्रुप बन गया। अब यहाँ पर आपके पास जो है ये WHAT, Ctrl+G, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो U है इसको भी आपने ग्रुप कर दिया। C आपने जो लिखा है Ctrl+G, देखिए यहाँ पर एक ग्रुप बनता जाएगा। अब ऐसे ही आपके पास एक C ये भी है, Ctrl+G, क्योंकि देखिए जिन आर्टिस्ट ने जो है फोटोशॉप के अंदर काम किया हुआ है वो डिफरेंस जानते हैं कि फोटोशॉप के अंदर जब लेयर्स के ऊपर काम करते हैं
और जब इलस्ट्रेटर के अंदर जो है लेयर्स के ऊपर हम काम करते हैं तो हमारा क्या जो है डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस जानना जरूरी होता है। तो अभी के ना मैंने आपको इलस्ट्रेटर की जो लेयर्स है और उसको आफ्टर इफेक्ट्स की लेयर्स के साथ जो है डिफरेंस बता दी है, सो डेट आपका जो काम है आसान हो जाएगा। कल को जब आप इलस्ट्रेटर में प्रोजेक्ट बनाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट करने के लिए, तो अब यहाँ पर ये जो बट लिखा है, तो अभी आपने इन तीनों को भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप ऐसे सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल जी कर दोगे, इसको भी लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अरे कांट मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ है, तो अभी हम यहाँ पर जो है इन तीनों को ले लेते हैं। इसको हम यहाँ पर एक काम करेंगे, बट और वट को अलग अलग रखते हैं। ये बट लिया, कंट्रोल जी किया, ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करना है, ये पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर भी एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बट, इसके बाद ऐसे ही मेरे पास ये वट है, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी हो गया। तो देख सकते हैं अभी आपके ये ग्रुप्स बन गए हैं और ये बैकग्राउंड का भी अलग ग्रुप बन गया है, रेक्टेंगल भी आपका जो है ये अलग है, ठीक है। तो देखिए अभी मुझे क्या करना है, अब आपने पहले ग्रुप कर लिया ना, अब आप यहाँ पर क्या करो, ग्रुप के ऊपर जाओ, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस, बन गया। अब आप इन सभी को सिलेक्ट करोगे, यहाँ बाहर ले जाओगे, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा। तो गाइस अब आपको एक सिंपल सा काम और करना है, सब पे डबल क्लिक करके ना जिसमें जो चीज़ आपने बनाई है वो आपको लिखते जाना है। ये आर्ट है, ये इज है, मुझे थंबनेल से ही क्लियर हो रहा है, नॉट व्हाट। अब ये जो लेयर 9 है इसके अंदर क्या हो गया, ये यू सी, अब ये एक सी बड़ा है एक छोटा है, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये मेरा बिग सी है, ठीक है। ये बट BUT, अब इसके बाद ये वट, इसको कर दिया वट। अब ये बिग यू है, बिग यू YOU। नाउ दिस इज माय अदर्स, ये मेरा अदर्स है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, अदर्स। अब ये मेक है, ये मेक हो गया, ठीक है गाइस। अब ना आपने क्या करा है, यहाँ पर इनका सबका लेयर्स बना दिया। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब देखिए ये चीज होती है आपकी, मैंने आपको जैसे फोटोशॉप में या कंटेंट में बताया था ना, वर्किंग विद लेयर्स। जो आप लेयर्स के साथ आप काम करते हैं ना, तो आपको रिलीज टू लेयर सीक्वेंस है, इस ऑप्शन का यूज करना है। दूसरा, लेयर्स की जो है रीनेमिंग करनी है अपने वर्कफ्लो को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि जब आफ्टर इफेक्ट्स अगर हम लेके जाए तो मेरा जो मोशन डिजाइनर है, आफ्टर इफेक्ट्स का जो डिजाइनर है, उसको आसानी से लेयर्स वहाँ पर जो है समझ आ जाए, उसे आसानी से वहाँ पर वो है एनिमेट जो है कर सके, राइट। और साथ ही मैंने इस बीच आपको कन्वर्ट टू शेप ऑप्शन बताया, वो कैसे हेल्पफुल है। देखो कन्वर्ट टू शेप यहाँ भी हेल्पफुल है। आपने यहाँ पर मेक जो है अपने डिजाइनर को एक लेयर में दे दिया आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अब कल को अगर उसे इस मेक का ई को, ये जो लाइन है, इसको ऐसे धीरे 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 लाइन बढ़ रही हो, इसे अलग से एनिमेट करना हो, तो वो इसे भी एनिमेट कर सकता है। कन्वर्ट टू शेप ऑप्शन यूज करके उस मेक के जो है वो ग्रुप्स बना देगा, उसे भी वो आसानी से एनिमेट कर सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट बनाया, अब इसे कंट्रोल एस करेंगे तो देखिएगा ये फाइनली हमने एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलस्ट्रेटर के अंदर अपने प्रोजेक्ट को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। तो अभी यहाँ पर जो है हम एक चीज और देखते हैं, इसको ना मैं यहाँ से बैकग्राउंड के अंदर ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको मैं रीनेम कर देता हूँ कि ये मेरा जो है क्या है, बैकग्राउंड, BACGROUND बैकग्राउंड। आपने कंट्रोल एस किया तो गाइस फाइनली आपने अपने इलस्ट्रेटर के जो प्रोजेक्ट को जो है प्रॉपरली क्या है ऑप्टिमाइज कर दिया है, लेयर्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाने के लिए। अब आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आएंगे, प्रोजेक्ट में या राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट फाइल। अब आप यहाँ पर आए, टाइपोग्राफी को सेलेक्ट किया, इंपोर्ट काइंड, कॉम्पोजिशन, रिटेन लेयर साइज, इंपोर्ट किया, डबल क्लिक किया। आप देखिए अब बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो लेयर्स है यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो गया। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मुझे मेक के अंदर कुछ चेंजेस करना है,
तो मैं मेक वाली लेयर को जो है कन्वर्ट टू शेप करके उसके अंदर 4 सब लेयर्स है वो भी मैं आसानी से जो है देख सकता हूँ अगर उसे मुझे जो है एडिट करना है। ठीक है, तो देखिए गाइस, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जो होता है कोलैप्स ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ तक आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि इलस्ट्रेटर के अंदर जितना भी जो आपका जो शेप्स है जो आपको पहले उसे आप ग्रुप करेंगे, फिर उनको रिलीज टू लेयर सीक्वेंस की हेल्प से उन्हें क्या कर देंगे आप लेयर्स बना देंगे, फिर उसके बाद उसे रीनेम कर लेंगे, फिर इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गया ये। अब कल को मुझे जैसे ये मैं बात कर रहा था जैसे लेफ्ट साइड से फ्रेम के अंदर है आर्ट, अब जैसे ये आर्ट आता है तो धीरे धीरे ये लाइन जो है बढ़नी शुरू हो जाए, तो उसके लिए जो टी अलग लेयर में होना चाहिए। आप परेशान होने का जरूरत नहीं है, तो आप सीधा यहाँ पर ये जो आर्ट लिखा है देखो आप रीनेमिंग से कितना फायदा है, आर्ट लिखा है, इसे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर, तो ये आर्ट की मेरे को आउटलाइन बना के दे देगा। देखिए अब इससे फायदा क्या होगा, अब मुझे पता है मैं आर्ट के अंदर मैं जाऊंगा कंटेंट्स में जाऊंगा, ये मेरा एक शेप लेयर है, इसके अंदर मुझे जो टी है ये अलग से मिलेगा, मैं एंटर करके यहाँ से टी लिख देता हूँ। अब ये जो ग्रुप है ये एंटर करके आर लिख देता हूँ, ये जो ग्रुप है एंटर करके मैं ए लिख देता हूँ। इससे फायदा क्या है, इस टी के मान लो कल को मैं जैसे आपसे बात कर रहा था मैं पॉइंट को एडिट करना ही है, तो यहाँ पर अब मैंने जूम टूल लिया, जेड प्रेस किया, अब यहाँ एच किया, हेड टूल लिया। देखिए अब इसके ऊपर मैंने 2 टाइम्स यू प्रेस करूंगा तो प्रॉपर्टीज आपका खुल जाएगा। देखो अब इससे फायदा क्या होगा, अब ये जो पॉइंट्स है ना, अब जब मैं आगे जाके आपको एनिमेशन बताऊंगा तो आप इनको ऐसे एनिमेट कर सकते हो, जैसे आर्ट आए तो ये धीरे धीरे ऐसे एक्सपैंड हो रहा हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लेयर को जो है बाद में एडजस्ट आप इसके अंदर कर सकते हैं। कन्वर्ट टू शेप ऑप्शन की हेल्प से वो उसकी शेप्स बना देगा। इलस्ट्रेटर में जितना भी एक लेयर के अंदर कंटेंट होगा, देखिए यहाँ पर ये जो आर्ट था, यहाँ पर मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 कर दिया ना, अभी इसको रीनेम कर दिया। ये यहाँ पर मैं आता हूँ, आपके पास आर्ट ग्रुप है, ये देखो ये 3, इस 3 के उसने 3 ग्रुप दिया था ना, ग्रुप 1 2 3, वही चीज़ मैंने यहाँ पर जो है रीनेम कर दी TRA डैश से। अब आप यहाँ ले जाके एक लेयर के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स बन गए, अब उसे एनिमेट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वर्ट टू शेप ऑप्शन। देखिए अब यहाँ से आर्ट आउटलाइंस को हम डिलीट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं कोलैप्स ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे। देखिए कोलैप्स ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन अभी आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, तो अभी तक देखिए हमने यहाँ पर जो है लेयर्स के साथ काम करना, कन्वर्ट टू शेप, ये सब सीख लिया। अब कोलैप्स ट्रांसफॉर्म के ऊपर हम आ रहे हैं। अब कोलैप्स ट्रांसफॉर्म यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर हम नेक्स्ट को यहाँ से बंद कर देते हैं क्योंकि अभी मुझे ब्लेंडिंग मोड्स का ज़रूरत नहीं है। देखिए ये सारे जो ऑप्शन है ना, ये है कोलैप्स ट्रांसफॉर्म। अब कोलैप्स ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, लेयर की जो एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है ना उसे वो प्रिजर्व करेगा। मतलब क्या है, जैसे आर्ट है, कई बार हम एनिमेशन करते हैं, आप मान लीजिए मैं उसका स्केल को एनिमेट कर रहा हूँ कि मैं उस एलिमेंट को ना ऐसे फ्रेम के बाहर से लेके आ रहा हूँ कि वो ऐसे बाहर से धीरे 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 ऐसे छोटा होके ऐसे अंदर आए, ऐसे आए बाहर से, इस तरीके का ऐसे एनिमेट हो। ठीक है, तो उस केस में क्या है ना, जब आप देखते हो मैं उसे जूम करता हूँ तो वो यहाँ पर क्या है ना, क्या हो रहा है, यहाँ पर पिक्सलेट हो रहा है। मैंने जूम किया तो यहाँ पर क्या होगा, पिक्सलेशन यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके का मुझे पिक्सलेशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर एक कोलैप्स ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो आपकी वेक्टर लेयर की एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है, वेक्टर प्रॉपर्टीज है, उसको वो सेव करेगा। ठीक है, ये आप इसे जूम करो, जितना भी आप फ्रेम के बाहर से आप इसे लेके आओ, अगर ये ऑप्शन आपका अनेबल है, ये देखिए, इसका मतलब आपकी जो वेक्टर लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सेव हो गई। ये डॉक्यूमेंट आपने इलस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट है, .ai फॉर्मेट है, सारे लेयर्स भी जो है वेक्टर फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप फोटोशॉप में बना के या लेके आओगे, ऐसे जूम करोगे, कोलैप्स ट्रांसफॉर्म उस पर काम नहीं करता, तो वहीं पर हमारा पॉइंट बन जाता है इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट का डिफरेंस। तो पहले यहाँ पर आप ये कोलैप्स ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप इलस्ट्रेटर का प्रोजेक्ट लेके आते हैं, आप लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने प्लान किया है शुरुआत से कि इन एलिमेंट्स को मैं अलग अलग एनिमेट करूंगा, तो आपको कन्वर्ट टू शेप तो कर लेना है, कन्वर्ट टू शेप। अगर आपने प्लान किया है
अलग अलग नहीं करने वाला, मतलब वर्ड बाय वर्ड एनिमेट करने वाला हूँ। आर्ट लिखा हुआ है, इज आई आर्ट इज नॉट व्हाट यू सी, ऐसे लिखा हुआ है, राइट। तो उस केस में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोलैप्स ट्रांसफॉर्म को ऑन रख देना है यहाँ पर। अब मुझे पता है गाइस, मैं किसी भी एलिमेंट को जितना मर्जी स्केल करूंगा वो जो है पिक्सलेट नहीं होने वाला। जैसे बैकग्राउंड है उसे मैं ऐसे लॉक कर देता हूँ, मूव ना कर पाऊँ, सो दैट मैं इसको आसानी से यहाँ सेलेक्ट कर पाऊँ। देखिए किसी भी लेयर को मैं एक बार और चेक करने के लिए यहाँ से स्केल एस दबाऊंगा, स्केल शो होगा, इसके ऊपर जाऊंगा, देखो ये एकदम झकास, एकदम क्लीन, वो जो है आपका जो बिग यू है उसके अंदर विजिबल होगा। तो भाई जैसे अब ये सब चीज़ें जो मैं आपको लाइक प्रैक्टिकल जैसे थोड़ा बहुत ऐसे वैल्यूज कम ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ, टाइपोग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आगे एक सेक्शन आएगा कि आपने स्टिल टाइपोग्राफी जो है इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट तो कर दिया, मतलब एक टाइपोग्राफी डिज़ाइन आपने बना दिया। अब मोशन टाइपोग्राफी कैसे होगा, मोशन टाइपोग्राफी, आपने टाइपोग्राफी जो बनाया है उसके अंदर मूवमेंट कैसे आएगा, वो जो मूवमेंट वाला जो है आपको फंडा यहाँ पर आगे क्लास मिलेगा, एनिमेटेड टाइपोग्राफी, ठीक है, मोशन टाइपोग्राफी भी आप उसे बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी कोलैप्स ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन क्लियर हुआ। तो गाइस जब इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट को हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाते हैं, जब हम काम करते हैं, तो जो मेन जो आपके एलिमेंट्स है वो है आपका पहला, ऑब्जेक्ट्स को इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रुप करके रखना, ठीक है, दूसरा उन्हें रीनेम करना, तीसरा ऑब्जेक्ट्स की लेयर बनाना रिलीज टू लेयर सीक्वेंस की हेल्प से, ठीक है, एक ग्रुप करना, और दूसरा क्या हुआ, आपको रीनेम करना है, तीसरा रिलीज टू लेयर सीक्वेंस की हेल्प से आपको क्या करना है, उसे लेयर्स में कन्वर्ट कर देना है, राइट। और जब आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर उसे लेके आते हैं, अगर आप एक लेयर के अंदर इलस्ट्रेटर के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स थे, आपको यहाँ भी 4 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, सिंपल, नो नीड टू वरी, आप लेयर को राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू शेप ऑप्शन की हेल्प से वो 4 ऑब्जेक्ट्स को वहां पर भी दे सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ ART के ऊपर जो है मेरे मान लो उसके ऊपर 6 पॉइंट थे, तो वो 6 पॉइंट सेम टू सेम मेरे वहां भी दिख जाएंगे, अगर मुझे सिंपल एक टी वर्ड को भी अलग से एनिमेट करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये तो पॉइंट हुआ आपका ये कन्वर्ट टू शेप और कोलैप्स ट्रांसफॉर्म का। तो अभी तक इस क्लास में हमने देख लिया है कि जब एनिमेशन के लिए एक इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट को जो है किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है। गाइस ये चीज़ टाइपोग्राफी में नहीं, ये हर एक इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट में चलेगा। ये जो मैंने आपको यहाँ टिप्स एंड टेक्निक्स बताई है, जब भी आप एनिमेशन करने के लिए कोई भी ग्राफिक को अगर इलस्ट्रेटर में आप क्रिएट करते हैं तो आप इसी तरीके से आप उसे वहाँ पर अपने पूरे जो प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप सिंगल लेयर में दे दोगे, अगर आप खुद एक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट है, खुद उसे एनिमेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उसे एनिमेट करना। जैसा आपने देखा था एक लेयर को मैंने शुरुआत में जब कन्वर्ट टू शेप किया था, तो एक एक ऑब्जेक्ट पे जाके एनिमेशन करना आसान नहीं है, वो मैं अपने लिए अपने वर्कफ्लो को खुद ही मुश्किल बना रहा हूँ। तो उस केस में पहले आपको सेपरेट लेयर्स करना है। जैसे कल को जब हम कैरेक्टर एनिमेशन सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, तो वहाँ पर भी जो जो मेरा बॉडी पार्ट्स होता है बेसिकली, जहाँ पर भी आपका जैसे जॉइंट्स आ जाता है, जैसे आपका एल्बोज है, नीस है, राइट, तो ये इन सब का भी जो हम अलग अलग जो लेयर्स जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जितना बॉडी पार्ट्स के हिसाब से हम उतना अलग अलग लेयर्स बनाते हैं, सो डैट यहाँ पर हम आसानी से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर उसे एनिमेट कर सकें। ये सब चीज़ें आप अपने वर्क फ्लो को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, ये सब आपकी प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपके जो है प्रोजेक्ट में काम करते समय जो है हेल्प करती है। देखिए यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जब भी एक फ्रेशर कंपनी के अंदर काम करता है, तो जो उसके जो लीड्स हैं वो नोटिस करते हैं कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को वो ऑर्गेनाइज करके ऑप्टिमाइज करके चल रहे हैं, और यही चीज़ें होती है जो वो मिस्टेक्स भी सबसे ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में आप जितना भी आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ करें, तो हमेशा ये चीज़ें, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वाली चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करे, ठीक है गाइस। तो आपको यहाँ पर ये लेयर सिस्टम, इलस्ट्रेटर, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस, वर्किंग विद इलस्ट्रेटर, लेयर्स, कन्वर्ट टू शेप, आई थिंक ये वाले जो ऑप्शन थे आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम आज के हमारे जो सेशन में लास्ट आ जाते हैं, इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट में और फोटोशॉप के प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। क्या अगर आपको फोटोशॉप का देखना है कि फोटोशॉप के फाइल से कॉम्पोजिशन कैसे क्रिएट करते हैं, सो आई रिकमेंड आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए। अभी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया फोटोशॉप के प्रोजेक्ट से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कॉम्पोजिशन कैसे बनाते हैं। दूसरा,
इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कॉम्पोजिशन कैसे बनाते हैं। तो अभी हम ये जान लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। देखिए डिफरेंस सबसे बड़ा ये है, कोलैप्स ट्रांसफॉर्म काम नहीं करता फोटोशॉप की लेयर्स के ऊपर। देखिए इसका सिंपल सा एक लॉजिक है। फोटोशॉप आपका एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, वहां पर हर चीज का एक लिमिटेड रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन पे डिपेंड है, पिक्सल से बना हुआ है इमेज। इलस्ट्रेटर में जो है वो वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पिक्सल्स नहीं होता, वहाँ कोऑर्डिनेट्स बेसिस पर इलस्ट्रेटर का जो फंडा है वो काम करता है, वेक्टर ग्राफिक्स है या रास्टर ग्राफिक्स है। फोटोशॉप में आप जितना भी जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर आप काम करें, अगर आप उसे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाएंगे, जूम करेंगे, उसके अंदर जो है गाइस पिक्सेलेशन जो है वो आएगा ही। बट उस पिक्सेलेशन का एक सॉल्यूशन होता है, आप फोटोशॉप में जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो लार्ज साइज पर आप क्रिएट करें। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना ये डिफरेंस बिटवीन एआई एंड फोटोशॉप प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जैसे इलस्ट्रेटर का तो आपने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर देख लिया ना, तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको ना फोटोशॉप में मुझे लेके जाना है। यहाँ से इन सभी लेयर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको मैंने यहाँ से क्या करा, इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको अनलॉक करता हूँ तो सो डेट ये भी सिलेक्ट हो जाए। तो आप जाओगे यहाँ से फाइल में, एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट एज, अभी यहाँ से आप टिफ लोगे, यूज आर्टबोर्ड करोगे। आर्टबोर्ड मैंने कहा कि रेंज है मेरा आर्टबोर्ड 1 ही हो। ठीक है, रेंज आर्टबोर्ड 1 दिया और इसके बाद मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर ये फोटोशॉप का फाइल दिया हुआ है, सीधा मैं यहाँ से पीएसडी को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। राइट लेयर्स या फ्लैट इमेज लेयर्स को राइट करें, तो यहाँ से हमने फोटोशॉप का फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया। इलस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट को बनाया, फोटोशॉप प्रोजेक्ट के अंदर सेव किया, फोटोशॉप में खोलूंगा। देखो गाइस मुझे आपको डिफरेंस दिखाना है। अब आपने एक डॉक्यूमेंट जो इलस्ट्रेटर के अंदर बनाया वही सेम फोटोशॉप में बनाया, जब उसे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। देखिए अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा ये टाइपोग्राफी भी आ गया। एक बार इसे चेक करने के लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ। ओके वेरी नाइस, यहाँ पर मुझे लेयर्स मिल गया। ठीक है, जो चीज़ मुझे चाहिए था। देखिए यहाँ पर ग्रुप जो ऐसे मर्ज होकर आ जाता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये सारा आ गया। देखो अब एक चीज़ पता है क्या, यहाँ इसको आर्ट को सिलेक्ट करोगे ना, कंट्रोल टी करोगे, देखो ये जिस आप रेफरेंस देख रहे हो ये फंडा है। अब आप इस डॉक्यूमेंट को ना आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके जाओ, इसको आप यहाँ से बंद कर दो। डबल यहाँ पर हम करेंगे डबल क्लिक, यहाँ से आएंगे टाइपोग्राफी 1, इंपोर्ट एज कॉम्पोजिशन डिटेल लेयर साइज, इंपोर्ट किया। अब एडिटेबल चाहिए मुझे, ओके किया मैंने। देखिए अब ये वो प्रोजेक्ट है जो बना हुआ है किसके अंदर, फोटोशॉप के अंदर, और ये वाला प्रोजेक्ट किस में बना हुआ है, इलस्ट्रेटर के अंदर। अब इस पे भी मैंने कोलैप्स ट्रांसफॉर्म ऑप्शन जो है उसने मुझे ऑन करके दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप अदर्स को आप सिलेक्ट करो, स्केल करो यहाँ से। ठीक है, अब ये स्केल करने पर ऐसे नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसका जो एंकर पॉइंट है गाइस वो सॉफ्टवेयर ने बाय डिफॉल्ट सबका सेंटर में दे दिया है। तो मैं यहाँ से वाई प्रेस करूँगा, एंकर पॉइंट टूल आएगा, उसको मूव करूँगा, कंट्रोल के साथ सेंटर में स्नैप कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं उसके स्केल के ऊपर गया, मैंने उसको ऐसे स्केल किया। देखिए इसको मैंने ऐसे 1500 को स्केल कर दिया। तो आप देख सकते हो ये एज के ऊपर पिक्सेलेशन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, फोटोशॉप में जो भी आप प्रोजेक्ट बना लो आप उसके अंदर ऐसे चेंजेस करो वो इसी तरीके से ही आएगा, पिक्सेलेशन आएगा। अब यही चीज़ आप यहाँ पर ये जो अदर्स है इसके ऊपर जो आप स्केल है उसे यहाँ से कर दो आप 1500 आप उसे कर दो, उसके ऊपर जो है पिक्सेलेशन जो है वो नहीं आएगा। तो यही आपका जो है डिफरेंस बनता है बिटवीन अ फोटोशॉप प्रोजेक्ट एंड बिटवीन अ इलस्ट्रेटर प्रोजेक्ट, राइट। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं तो हमेशा जो मोशन ग्राफिक्स वालों का जो रिकमेंडेशन होता है, अगर एनिमेशन करना है तो उन प्रोजेक्ट्स को जो है बेटर है इलस्ट्रेटर के अंदर। इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आफ्टर इफेक्ट्स
वेक्टर को जो है सपोर्ट करता है। फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आफ्टर इफेक्ट्स रास्टर को भी सपोर्ट करेगा, बट जिस सॉफ्टवेयर से जैसा फाइल लाएंगे उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये सॉफ्टवेयर आपका बिहेव करेगा। ठीक है, अब बोलेंगे आप गाइस कि अगर हमें सिर्फ फोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर नहीं आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए उस केस में आपको क्या करना है, आप यहाँ कंट्रोल के प्रेस करेंगे ना, यहाँ आपका डॉक्यूमेंट है 28471601। तो फोटोशॉप के अंदर अगर आप स्क्रैच से कुछ भी आप बना रहे हैं तो बेटर है कि आप एक हाई रेजोल्यूशन पर बनाएं। देखिए वीडियो कभी भी स्केल नहीं होता, वीडियो जो है हमेशा पब्लिश होता है। वीडियो जो है ऑनलाइन जो है आपका वेब के ऊपर जाएगा या फोन्स के अंदर जाएगा, राइट। वो प्रिंट नहीं होने वाला, प्रिंट चीज पेपर वाली चीज़ आपका जब प्रिंट होगा तो उसका बेसिकली उसका कोई स्केल करके नहीं देखेगा, जैसे इमेज को हमें बाद में जो स्केल करना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इस केस के अंदर क्या है, फोटोशॉप के अंदर जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो 5000 बाय 6000 पिक्सल इस तरीके से हाई रेजोल्यूशन पे बनाए। फिर आप उसे यहाँ 1920 वाले के अंदर जो इम्पोर्ट कर ले, सो दैट जब कल को आप जूम करोगे आपने लेयर्स का साइज पहले ही अपने कॉम्पोजिशन के साइज से बहुत बड़ा रखा है। कॉम्पोजिशन है 1920, लेयर रखा है आपने 5000 पिक्सल, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो आप पिक्सलेशन जो है फेस नहीं करेंगे, तो उस तरीके से जो है आप फोटोशॉप के प्रोजेक्ट के ऊपर जो है काम कर सकते हैं। बट गाइस बेस्ट रहता है आप हमेशा अपने मोशन ग्राफिक्स के लिए जो ग्राफिक्स है वो इलस्ट्रेटर के अंदर ही क्रिएट करें, वो फोटोशॉप के अंदर क्रिएट ना करें। अगर फोटोशॉप के अंदर क्रिएट करना है, सिंपल सा मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है कि आपको क्या करना है। फोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट है वो 4 टाइम्स लार्ज बनाना है जो आपका आफ्टर इफेक्ट्स का कॉम्पोजिशन का साइज होने वाला है। अगर आपका वीडियो 1920 पे जाने वाला है तो उसका जो ग्राफिक्स है आप 1920 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, उतने रेजोल्यूशन के ऊपर आप उसके अंदर बनाओ फोटोशॉप के अंदर। जैसे 1920 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो फोटोशॉप के अंदर आप 7680, या फिर ये अगर आपका फोटोशॉप लोड नहीं कर पा रहा है तो 1920 इंटू 3 करोगे तो 5760 पिक्सल के ऊपर आप उसे बनाएंगे। जब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो ऑलरेडी आपका हर एक लेयर का जो साइज है वो 5500 पिक्सल्स के अंदर है, तो वो पिक्सलेट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एक सॉल्यूशन बनता है अगर फोटोशॉप में ही मुझे ग्राफिक्स को क्रिएट करना है इलस्ट्रेटर के लिए। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर जो है एक क्विक रिकैप देखते हैं आज के सेशन का। पहले आपको लेयर सिस्टम्स के बारे में मैंने समझाया, इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट्स के। फिर आपको मैंने रिलीज टू लेयर सीक्वेंस बताया कितना हेल्पफुल होता है। 100 लेयर है, 150 लेयर है, जितना भी मर्जी आपके पास ग्रुप्स है उनको लेयर्स में कन्वर्ट करने का, लेयर्स पे किस तरीके से काम करना है, कन्वर्ट टू शेप, कोलैप्स ट्रांसफॉर्म। और आफ्टर इफेक्ट्स का प्रोजेक्ट और फोटोशॉप का प्रोजेक्ट जब लेके आते हैं तो कोलैप्स ट्रांसफॉर्म सिर्फ AI वाले पे काम करेगा, फोटोशॉप वाले पे जो काम जो है वो नहीं करेगा। आई होप गाइस आपको मेरे इस सेशन से जो है बहुत नॉलेज मिला होगा, आपको जो है अपने पूरा सेशन जो है एंजॉय करा होगा। तो गाइस मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर जो है मैं आपको शेप लेयर्स जो इंट्रोड्यूस करूंगा। अब यहाँ पर जब भी आप कोई भी शेप लेयर आप क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पर ये इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जैसे आपने मान लीजिए अदर्स को ही है राइट क्लिक करके क्रिएट शेप्स किया फ्रॉम वेक्टर लेयर, एक्चुअल में एक शेप लेयर है। या फिर आप कोई भी आप शेप बनाते हैं ना, यहाँ पर आपने मान लीजिए ये रेक्टेंगल लेके इससे आपने एक शेप बनाया है, तो हर एक शेप लेयर का ना यहाँ पर ऐड में जाएंगे बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसके आगे वाला जो क्लासेस है ना सारा शेप लेयर को लेकर ही होगा। अगर डायरेक्ट आप ग्राफिक्स बना रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एनिमेशन करने के लिए, तो उसके लिए बेस्ट है कि यूज़ करते हैं हम शेप लेयर। और ये शेप लेयर का जो कंटेंट्स है, मर्ज पाथ, ऑफसेट पाथ, पकर ब्लोट, रिपीटर, राउंड कॉर्नर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शंस को यूज़ करके जो हमारी एनिमेशन में भी हेल्प करता है, ग्राफिक को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्लास आपका होगा कि जब हम शेप लेयर के ऊपर हम काम करते हैं तो मर्ज पाथ जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे इस मर्ज पाथ ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ पर हम आइकन्स को क्रिएट कर सकते हैं, एक शेप से दूसरी शेप के सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जिसमें हम शेप लेयर के बारे में पढ़ेंगे।